सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करेंगे सिंदूर का क्या रहस्य है या फिर सिंदूर का क्या इतिहास रहा है। तो इसके बारे में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी क्या कहते हैं, ये जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि सिंदूर का इतिहास क्या रहा है। तो इसके बारे में भाषा वैज्ञानिक व इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि ये सिंदूर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और ये भारत के कोने कोने में व्याप्त है। हम आप सभी को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि चाहे बंगला हो, मराठी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, नॉर्थ की लगभग सभी भाषाओं में सिंदूर ही चलता चला आ रहा है। और आस्टिक परिवार की जो भाषाएं हैं, रांची, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जिसको अलग परिवार मानते हैं, जैसे संथाली, मुंडारी भाषाओं में भी सिंदूर को सिंदूर ही कहते हैं। थोड़ा सा बदलाव है। द्रविड़ भाषा परिवार में भी तमिल और मलयालम में ही इसे सिर्फ कुमकुम कहा जाता है। बाकी कन्नड़ व तेलुगु में भी इसे सिंदूर ही कहते हैं। संस्कृत और पाली भाषा में भी इसे सिंदूर ही कहा जाता है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंदूर शब्द जो है वो कितना प्राचीन या पुराना हो सकता है। साथियों, आगे हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के पर्यायवाची शब्दकोश से जानते हैं कि सिंदूर शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो उससे पता चलता है कि नाग संबूत, कहने का मतलब सिंदूर शब्द का पर्यायवाची है नाग संबूत, नागज, नागगर्भ, नागरेणु। आप सभी लोग सिंदूर शब्द के पर्यायवाची नाग संबूत, नागज, नागरेणु और नागगर्भ सुन करके यही सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कारण है कि हम हर नाम में नाग शब्द को देख रहे हैं। ना तो उसमें आर्यों का जुड़ा हुआ है आर्य, ना ही द्रविड़ और ना ही ऑस्ट्रिच जुड़ा हुआ है, ना ही कोई और अन्य नाम, केवल नाग ही क्यों। तो इसके बारे में प्रोफेसर साहब आगे बताते हैं कि विश्व की बात ना करके हम केवल और केवल भारत के बारे में ही बात करेंगे कि सिंदूर की खोज यदि नागों ने नहीं की, फिर भी सिंदूर को प्रतिष्ठा प्रदान करने का काम नागों ने ही किया। अब आगे हम जानेंगे कि प्रोफेसर साहब ने सिंदूर के पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या या उनके अर्थ क्या बताए हैं। उनका कहना है कि नाग संबूत का अर्थ होता है कि सिंदूर को नागों ने उत्पन्न किया, अर्थात सिंदूर को नागों ने
विकसित किया। संभूत का मतलब उत्पन्न करना होता है और दूसरा शब्द आता है नागज, जिसका अर्थ होता है कि नागों ने जन्म दिया, जिसको सिंदूर को इसी कारण इसे नागज भी कहते हैं। और तीसरा है नागरेणु, जिसका मतलब नागों का चूर्ण होता है। और चौथा है नागगर्भ, मतलब ये नागों के गर्भ से पैदा हुआ है। नागों का इतना प्रिय था कि इतने सारे नाम सिर्फ और सिर्फ नागों के नाम पर ही पड़े। इसी कारण सिंदूर के विकास में नागों की एक बहुत बड़ी भूमिका या उनका अहम रोल है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। आगे प्रोफेसर साहब बताते हैं कि शब्दों का इतिहास है जो वो बहुत सी सारी चीज़ों के इतिहास को बयां कर देता है। जिस प्रकार से सिंदूर का रंग जो होता है पीलापन लिए हुए लाल होता है, जिसे नागरंगी भी कहा जाता है या नागरंगी कलर का। यहाँ पर भी नाग शब्द आया हुआ है और इसी नागरंगी शब्द से नारंगी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब बात आती है कि नारंगी को या नारंगी का रंग क्या है। वह भी पीलापन लिए हुए लाल है। तो सिंदूर के रंग को देखकर उसका नाम पड़ा नारंगी। और जैसे हम देखते हैं कि गेहूं को देख करके एक सर्प जाति को गेहुआ सांप रखा गया, मतलब गेहूं के रंग का सांप गेहुआ सांप। और बहुत से सारे रंगों का नाम हम सभी इस प्रकृति के कुछ चीज़ों को देख करके उनके नामों से पुकारते हैं या उनका नामकरण करते हैं। जिस प्रकार से सुआ, जिसको तोता कहते हैं, तो सुआ को देख करके सुआ पंखी रंग रख दिया गया, या मिट्टी का कलर या रंग देख करके मटमैला कह दिया गया। और आसमान को जब देखा तो उसे देख करके आसमानी रंग बना लिया, पानी को देख करके पनेला रंग बना लिया, और जब धान को देख करके धानी रंग बना लिया। और जिस प्रकार से चीता को देखा तो चितकबरा कह दिया। ये सभी अलग बातें हैं, परंतु जो नागरंगी है उसका मतलब नारंगी कलर का, सिंदूर के कलर का। हिंदी में हम सभी लोग इसे नारंगी ही कहते हैं। और जब यही नारंगी शब्द भारत से ईरान गया था तो वहाँ के लोगों ने इसे नारंग कहा है। और इसी नारंगी को जब अरबी भाषा में देखेंगे तो नारज कहा जाता है, और इसी नारंगी को जब स्पेनिश भाषा में देखेंगे तो नारंजा कहा जाता है। और जब इसे पुर्तगाली भाषा में देखेंगे तो उसे लारंजा बोला जाता है। स्पेनी भाषा के नारंज शब्द से ही अंग्रेजी भाषा में इसे ऑरेंज शब्द बनाया गया। बाकी आप सभी लोग भी इसका विश्लेषणात्मक रूप से सोचें। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।